गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए कैसे होता है, सीरियस रहना, एंजॉय करोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो बेसिक्स है वो मैं रिवाइज करा चुका हूँ। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो प्रीवियस एपिसोड्स को अपडेट कर लेंगे तो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जो भूल गए हैं वो भी अपडेट कर लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ और आप सीरियसली वॉच करोगे तो समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो देखिए बच्चों, इन द बिलो शोन डायग्राम टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q are fixed on y axis as shown. A third point charge minus Q of mass m is released on the x axis from a distance x from origin. Ignore gravity and friction. Find the time period of small oscillations. What will happen if x is large? यार बच्चों, इस क्वेश्चन में y एक्सिस पर सिमेट्रिकल पोजीशन में दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज फिक्स करे गए हैं। इसका क्वांटिटी है 0, a, इसका क्वांटिटी है 0, -a। ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल a होगी और इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल a होगी। और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उस पर किसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज -q जिसका मास सेम है उसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोला है, छोड़ दिया जाता है। तो आपको डिराइव करना है कि इसके टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होगा। बच्चों, स्मॉल ऑसिलेशन का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स है इट शुड बी वेरी मच लेस दैन स्मॉल ए। वैसे डायग्राम में तो इसको लास्ट दिखाया गया है, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन में माना जाएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन स्मॉल एक्स शुड बी वेरी मच लेस दैन स्मॉल ए। आई मीन ओरिजिन के बहुत करीब में छोड़ा जाए तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे जनरेट होगा। देखो, ऑसिलेशन का बेसिक मेथड क्या है कि सिमेट्रिकल पोजीशन में है, कैपिटल को इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। सिमेट्रिक वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। तो जैसे उसको छोड़ा जाएगा वो ओरिजिन की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ओरिजिन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए वो रुकेगा नहीं, वो बाईं तरफ निकल जाएगा। जब वो बाईं तरफ जाना शुरू करेगा तो कैपिटल क्यू दोनों का रिजल्टेंट फोर्स दाहिनी तरफ हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी घटने लगेगी और सेम डिस्टेंस पे जाकर दोबारा से रुक जाएगा। लेकिन फोर्स उस पर राइटवर्ड लग रहा होगा, इसलिए वो लौट कर आने की कोशिश करेगा। फिर लौटते वक्त पॉइंट ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर दाहिनी ओर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर चलेगा और इस तरह से ओरिजिन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करेगा। अब इसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि जब x वेरी स्मॉल होएगा एज कम्पेयर टू a तभी सिंपल हार्मोनिक होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। आप डेरिवेशन देखिए। बच्चों, इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम ये आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ये मोशन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुका हुआ है, ये मोशन में है, ये बाईं तरफ जा रहा है। इस पर कैपिटल क्यू का कूलम्बिक अट्रैक्शन कैपिटल एफ, कैपिटल क्यू का कूलम्बिक अट्रैक्शन कैपिटल एफ। सिमेट्री है डायग्राम में तो ये भी थीटा होगा। थीटा और थीटा दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों, कैपिटल एफ का दो कंपोनेंट, एक लेफ्ट साइड में एफ कॉस थीटा, एक अपवर्ड एफ साइन थीटा। इस कैपिटल एफ का भी दो कंपोनेंट, लेफ्ट साइड एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड एफ साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, अपवर्ड एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड एफ साइन थीटा बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन ये जो दोनों के कंपोनेंट इधर आएंगे वो दोनों एड अप हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स आएगा 2f कॉस थीटा। ये जो 2f कॉस थीटा बाईं तरफ आएगा वो इस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ओरिजिन को मेन पोजीशन कहा जाएगा क्योंकि ओरिजिन पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो जो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है उसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और जब रिस्टोरिंग फोर्स रहता है तो ऑसिलेट होने की पॉसिबिलिटी होती है।
इसलिए ऑसिलेट होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स देखो कैसे निकालोगे, 2F cos थीटा आएगा। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव करते वक्त एक साइन कन्वेंशन बनाया जाता है। मीन पोजीशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया हूँ, इस डिस्प्लेसमेंट को हमेशा पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट दिखाया हूँ मीन पोजीशन से राइटवर्ड, तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव साइन हो गया, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव साइन होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्टवर्ड होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा। तो एसएचएम डिराइव करते वक्त रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा विद प्रॉपर साइन लेना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव और राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। तो बच्चों फिलहाल एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टी, displacement from mean position x equals x and acceleration of this particle x double dot equals x double dot। इंस्टेंटेनियस वेरिएबल्स को देखो कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज इन द बिलो डायग्राम F is coulombic attraction force applied on minus q by capital Q. So at t equals t, x equals x and x double dot equals x double dot. So these are variables. The net restoring force acting on minus q, if r equals minus 2f cos theta, समझा चुका हूँ। -2 रिपीट करो, कुलाम्बिक अट्रैक्शन की वैल्यू कुलाम्स लॉ से पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। बच्चों कुलाम्स लॉ यूज करते वक्त जब एफ का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही कुलाम्स लॉ में यूज किया गया है। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकालो, देख लो ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा इसमें कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो रख दिया। उसके बाद क्या करो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स निकाले हो दरअसल ये नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स भी है। रिजल्टेंट फोर्स को लिखने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हो। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट आपने लिया है, पार्टिकल का मास एम लिख डाला, तो एफ आर की जगह पे एम इंटू एक्स डबल डॉट और राइट हैंड साइड को रिपीट कर डाला, 4 को 2 से घटा दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1/2 पावर माना जाएगा, इस पे 1 पावर माना जाएगा, इस पे टोटल पावर 3/2 हो गया। न्यूमरेटर में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स हो गया और ये कैंसिल होके 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये नेगेटिव। तो ये हो गया इतना। अब बच्चों इसमें हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। इफ़ एक्स इज मच लेस देन ए, ये कंडीशन मैंने बोला स्मॉल ऑसिलेशंस का फिजिकल मीनिंग यही होता है, इफ़ एक्स इज मच लेस देन स्मॉल ए। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है अगर एक्स को मच लेस देन ए मानोगे तो ए स्क्वायर के कंपेरिजन में इसको इग्नोर कर सकती हो। देखो इसको रिलेटिव इग्नोरेंस कहते हैं, इसको जीरो यहाँ पे लोगे क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये वेरी स्मॉल है, इसको प्लस करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों फिजिक्स में इसको रिलेटिव इग्नोरेंस कहते हैं, इसको जीरो लिखेंगे मगर इसको जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस करके कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इसको जीरो नहीं लिखा जाएगा और इसको जीरो लिखा जाएगा, इसको रिलेटिव इग्नोरेंस कहते हैं। जब इसको जीरो लिख डालोगे ए स्क्वायर पे 3/2 पावर आएगा, 2 कैंसिल होके ए पे क्यूब आएगा, तो अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में मैं ए क्यूब दिखाने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे आएगा ए क्यूब, ऊपर सिंगल एक्स से लिख डाला, क्यू लिख डाला, कैंसिल करा के उसको लिख डाला, माइनस लगा दिया। अब क्या है कि मास से डिवाइड करूँगा, मास से डिवाइड करूँगा, इसको बाईं तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा।
मेरा न्यू टर्म आएगा x डबल डॉट प्लस 1/2 π क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यूब इंटू एक्स इक्वल्स 0। इज इट? अब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इस पूरी क्वांटिटी को ओमेगा स्क्वायर लिख डालो। इस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर लिख डालो क्योंकि डेफिनेशन में ओमेगा को एक कांस्टेंट क्वांटिटी माना जाता है। जब इसको ओमेगा स्क्वायर लिख डालोगे तो मिलता है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। जब मैं आपको एसएचएम का रिवीजन करा रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब किसी मोशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो कहा जाता है कि वो मोशन डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक होगा। तो आपने देखा कि इस कंडीशन को लगाने के बाद डिनोमिनेटर से एक्स गायब हो गया, ए क्यूब आया, ऊपर खाली सिंगल एक्स बचा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि तुम्हारा चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा जब एक्स की वैल्यू मच लेस देन ए होगी, आई मीन स्मॉल ऑसिलेशन होगा। अगर एक्स लार्ज होगा तो ये अचीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एक्स गायब नहीं होगा, और जब ये अचीव नहीं होगा तो तुम्हारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कतई नहीं होगा, फिर उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। बॉडी ऑसिलेट तब भी करेगी मगर एसएचएम नहीं कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो जाने पर वो जो ऑसिलेशन है एसएचएम कहलाता है। तो मेरे क्वेश्चन में ये अचीव हो गया, इसका मतलब तुम्हारा पार्टिकल सचमुच एसएचएम करेगा। अब क्या करते हैं अगला स्टेप, ओमेगा स्क्वायर को इस कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, रूट लेते हैं ओमेगा आता है। मैं जब रिवाइज कराया था बच्चों आपको मैंने बताया था कि इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2π/T और 2πn, where T is time period of a small oscillation. Now doing cross multiplication we can have this time period equals 2π under root 2π epsilon naught m a cube upon q cube। तो बच्चों देखा आपने टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितनी आसानी से डिराइव हो गया, और एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन आप ठीक से समझे रहो। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फैक्स इज लार्ज देन व्हाट विल हैपन। अगर एक्स लार्ज होगा तो दो केस होगा, ईदर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए और एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए। मतलब मच लेस अगर नहीं होगा तो ये दो केस होगा, या तो ए से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, या ए से कम होगा या बराबर होगा। बच्चों खाली लेस का मतलब मच लेस नहीं होता है, इसको कंपेरेबल बोलेंगे। ए के कंपेरिजन में कंपेरेबल बोलेंगे, ये मच लेस नहीं माना जाएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू एज कम्पेयर टू ए कंपेरेबल है, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम है, तब डेफिनेटली यहाँ पे खाली ये क्यूब नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स भी आएगा, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव नहीं होगा, फिर मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, लेकिन ऑसिलेशन बच्चों तब भी होगा। तो हम लोग इस कंडीशन में आंसर लिखते हैं देन द मोशन विल बी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। और ये कॉम्पिटिशन्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन देते हैं जिसमें से एक लाइन ये भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। कई बार रिपीट हुआ है, इस कंडीशन में मोशन पीरियोडिक होता है और एसएचएम नहीं होता है, इसको ठीक से समझ लो। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिलो फिगर there is a fixed ring of charge with uniform distribution. The total charge on it is capital Q and its radius is capital R. A point charge minus Q, a mass m, is released from rest on the axis of the ring. Ignore gravity and friction. Find the time period of a small oscillation of minus Q. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज है, आई मीन इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड Q है, रेडियस इसका कैपिटल R है, इसका प्लेन पेपर पे परपेंडिकुलर है, आई मीन स्क्रीन या पेपर पे इसका प्लेन परपेंडिकुलर है, और आधी रिंग आउटसाइड है, आधी रिंग इनसाइड है। रिंग का सेंटर पेपर के प्लेन में है और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास करती है
इसको एक्सिस ऑफ द रिंग बोलते हैं। कहा गया है कि ये फिक्स है, आई मीन ये किसी भी तरह से मूव नहीं कर पाएगी, इसको फिक्स किया हुआ है, इंसुलेटिंग मीडियम में इसको फिक्स किया हुआ है। चारों तरफ जो स्पेस है इसको फ्री स्पेस मानो। बोला गया है कि एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू जिसका मास m है उसको रिलीज किया गया। बच्चों जब रिलीज करोगे तो ये बाईं तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हो। इस रिंग ऑफ चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो लेफ्टवर्ड आएगा। ग्रेविटी फ्रिक्शन इग्नोर करना है, इस पर सिंगल फोर्स कूलम्बिक फोर्स होगा। कूलम्बिक फोर्स बाईं तरफ होगा, सिंगल फोर्स, यही रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूले रिवाइज कराया हो। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो आएगा, और जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होता है वही मीन पोजीशन कहलाता है। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाना चाहिए। और लगातार लगेगा फोर्स तो स्पीड बढ़ेगी, सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगी, वो बाईं तरफ निकल जाएगा। ग्रेविटी लेना नहीं है इसलिए सीधा जाएगा। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ग्रेविटी नहीं लेना है, सीधा जाएगा। फिर क्या होगा कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाईं तरफ होगा, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो राइटवर्ड हो जाएगा। राइटवर्ड फोर्स होने की वजह से उसकी स्पीड घटेगी, फिर रुक जाएगा, फोर्स लगता रहेगा, फिर वो लौट कर आएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर दाहिनी तरफ जाएगा, फिर फोर्स पलट जाएगा, फिर रुकेगा। तो बच्चों इसके ऑसिलेट होने का बेसिक रीजन तो मैंने समझा दिया। आप डेरिवेशन देखो कैसे डिराइव करते हैं। सपोज ये मोशन में है, आई मीन ये जो चार्ज पार्टिकल है ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, मोशन में आ चुका है। एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स दिखाया, और बिकॉज ऑफ दिस रिंग ऑफ चार्ज हमें पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्टिंग है वो राइटवर्ड होता ही होता है। इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाईं तरफ लगेगा, एंड दिस विल बिहेव लाइक रिस्टोरिंग फोर्स, इज इट? तो साइन कन्वेंशन सिखाया हूँ। एसएचएम का डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन लेते हैं। मीन पोजीशन से राइटवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है इसको पॉजिटिव साइन लेते हैं, जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो फार की वैल्यू लिखते वक्त नेगेटिव साइन इस्तेमाल होगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों क्यू इंटू ई। आपको पता ही है कि अगर किसी पॉइंट पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस पर कोई चार्ज क्यू रखते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है क्यू इंटू ई। मैं रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई लिखूंगा, मगर बाईं तरफ होने की वजह से साइन नेगेटिव लगा दूंगा। देखो मैं लिखता हूँ, पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगा। ये मोशन में है, याद रखना। टी इक्वल्स टी, एक्स इक्वल्स एक्स, linear acceleration of the charged particle x double dot equals x double dot. The net restoring force acting on minus q at this moment must be Fr with proper sign minus qe, minus q। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रिंग की वजह से लिखना होगा, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला सिखाया गया आपको। फार्मूले में यहाँ स्मॉल r दिखाया गया था, उसको आप x से रिप्लेस कर डालो, रिवाइज कर लेना, यही फार्मूला बताया गया है। इट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब बच्चों एसएचएम की कंडीशन यहाँ पे बनानी होगी। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यही नेट फोर्स है, यही रिजल्टेंट फोर्स है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगा दो। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस नेट फोर्स इक्वल सेम इंटू एक्स डबल डॉट।
इस पूरे को रिपीट करो, स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू में मल्टीप्लाई करो, कर दिया, इसको लिख डालो, लिख दिया। अब बच्चों एसएचएम तक पहुंचने के लिए डिनोमिनेटर से एक्स को गायब करना होगा, इसलिए हमें ये कंडीशन लेनी पड़ेगी बच्चों, इफ एक्स इज मच लेस देन कैपिटल आर देन एम इंटू एक्स डबल डॉट इक्वल्स। बच्चों जब ये कंडीशन आप लगाओगे तो इसकी कंपेरिजन में इसको आप जीरो मानोगे, फिजिक्स में इसको रिलेटिव इग्नोरेंस कहा गया। यहाँ तो जीरो लेते हैं बट इसको जीरो नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ प्लस और माइनस में कोई क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, इसलिए रिलेटिवली जीरो मानते हैं इसकी तुलना में, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अकेला है, इसको जीरो नहीं लेते, तो अगर इसको रिलेटिवली जीरो मान लिया जाए, यहाँ पे आर पे क्यूब आएगा, इस पूरे टर्म की वैल्यू रिड्यूस होकर इतनी हो जाएगी, एम इंटू एक्स डबल डॉट बाईं तरफ रहेगा। अब प्यारे बच्चों मास से डिवाइड कर डालो, देखो मास से डिवाइड कर डाला। अब इस पूरे टर्म को बाईं तरफ ले जाओ, तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। कांस्टेंट को ब्रैकेट में लिख डालो, एक्स को बाहर लिख डालो। अब तुम समझने लगे हो कि ये पूरा कांस्टेंट इस चैप्टर में ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। ये हो गया एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स जीरो। गॉट इट? जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव होता है, वी कैन से दैट एसएचएम इज प्रूव्ड। इज इट? एसएचएम तो प्रूव हो गया, लेकिन याद रखना कि एसएचएम वो तभी करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसको सेटिस्फाई होने का मतलब एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रेडियस। तो जब एक्स वेरी स्मॉल हुआ तो उसको स्मॉल ऑसिलेशन बोलेंगे, और स्मॉल ऑसिलेशन होगा तभी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इज इट? कंपेयर करो, ओमेगा निकालो, रूट ले लो तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को 2π/t लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डन। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक्स लार्ज होगा तो क्या होगा। लार्ज होने का मतलब वो कंपेरेबल होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल आर। तो इस कंपेरेबल को दो तरह से लिखते हैं हम लोग बच्चों, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल आर और एक्स लेस आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस कंडीशन में तुम जरा रियलाइज करो, यहाँ रिलेटिव इग्नोरेंस नहीं हो पाएगा, ये मौजूद रहेगा। जब ये मौजूद रहेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव नहीं होगा, तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, बट ऑसिलेशन तब भी होगा, और उस ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं इस चैप्टर में पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। इसको समझे रहो, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है और बुक्स में दिख जाएगा, तो तुम रिप्लाई कर लेना। इन दिस कंडीशन मोशन विल बी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। प्यारे बच्चों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और मैं राइटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होगी तो आप इसको परचेज कर सकते हो रिवीजन के लिए, अगर अच्छी लगी तो। मैं तो इसको अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन having total charge q in it. A very narrow tunnel is made across it as shown below. Ignore the gravity and friction. A point charge minus q, a mass m, a release somewhere inside the tunnel. बच्चों इस पे ध्यान देना, बार बार लिखा जा रहा है इग्नोर द ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अब इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ग्रेविटी फोर्स को जीरो लेना, फ्रिक्शन को जीरो लेना, ऐसा कहा जा रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं। A point charge minus q, a mass m released somewhere inside the tunnel, find time period of its oscillation. प्यारे बच्चों इस बार स्मॉल ऑसिलेशन वर्ड यूज नहीं किया है,
केवल बोला टनल में कहीं पे छोड़ दिया गया है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इस बार सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एक्स को वेरी स्मॉल होना जरूरी नहीं है, इसलिए इस बार स्मॉल ऑसिलेशन टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्स की किसी भी वैल्यू पर ऑसिलेट करेगा और एसएचएम ही करेगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। स्मॉल होना जरूरी नहीं है, लेकिन टनल के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा। टनल के बाहर छोड़ोगे तो एसएचएम नहीं होगा, टनल के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, तभी वो ऐसे ऐसे टनल में ऑसिलेट करेगा। देखो मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। इस पूरे सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, इसका रेडियस कैपिटल आर, सर्टेन डिस्टेंस पे एक नैरो टनल बनाई गई है। तो देखिए फिर कैसे डिराइव होता है। ओ डैश इस टनल का सेंटर है, यही मेन पोजीशन होगा। मेन पोजीशन क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। थ्योरी एक मेन पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आपको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होता है। तो डैश पे जो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड होने की वजह से वो अपवर्ड हो जाएगा। जब माइनस को यहाँ रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स टूवर्ड्स पॉइंट टू आएगा। मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा। बच्चों क्यू ही फोर्स पार्टिकल को दबाएगा और पार्टिकल टनल को दबाएगी। तो टनल का जो फ्लोर है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से गवर्न होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो पार्टिकल पर अपवर्ड आएगा वो क्यूई को बैलेंस कर लेगा और नेट वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाएगा और इस पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स पहले से मौजूद नहीं होगा। तो माइनस क्यू पे यहाँ नेट फोर्स जीरो होना ही होना है। तो यही ऑसिलेशन के लिए मेन पोजीशन हुआ। और मेन पोजीशन से सर्टेन डिस्टेंस पे इसको कहीं पे छोड़ दिया जाए तो क्यों वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा समझो। इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन इनवर्ड आएगा। सोचो आएगा। देखो मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, माना कि ऑसिलेट करना शुरू कर चुका है। तुम्हारा नेगेटिव चार्ज टनल के अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर चुका है। एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम मेन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू एक्स है। इज इट? यहाँ से गुजर रहा है वो। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाओगे बच्चों, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगा, पहले से जानते हो, फार्मूला भी सिखा चुका हूँ। और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस मैंने यहाँ दिखा रखा है स्मॉल आर। ओ डैश से पी का डिस्टेंस दिखा रखा है स्मॉल एक्स, इसको थीटा दिखा रखा है। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट होना चाहिए, आई मीन टुवर्ड्स पॉइंट टू होना चाहिए। अब क्या होगा कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक टनल के पैरेलल होगा, इट शुड बी एफ ई कॉस थीटा। एक टनल पे परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी एफ ई साइन थीटा। कंपोनेंट लेने के बाद इसको जीरो मान लिया जाता है। बच्चों एफ ई साइन थीटा की वजह से नेगेटिव चार्ज फ्लोर को दबाएगा। इस टनल का फ्लोर उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, कैपिटल इन अपवर्ड लगाएगा। और बच्चों माना जाएगा कि कैपिटल इन एफ ई साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, प्रैक्टिकली बैलेंस कर लेगा क्योंकि टनल की दीवारें सॉलिड मानी गई। ये तो दोनों बैलेंस हो गए, मगर ये टनल के पैरेलल जो कंपोनेंट है एफ ई कॉस थीटा कतई बैलेंस नहीं होगा। ये जो अनबैलेंस फोर्स है वो ओ डैश की तरफ है, यही रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि माइनस क्यूब को मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वो बाईं तरफ निकल जाएगा, टेफी कॉस थीटा पलट के राइटवर्ड हो जाएगा, फिर वो रिटार्ड होके इधर कहीं रुकेगा, फिर एक्सेलरेट होगा और आना जाना लगा रहेगा, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि एसएचएम क्यों होगा। तो बच्चों इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाए। साइन कन्वेंशन सिखा चुका हूँ आपको
कि मीन पोजीशन से राइटवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट दिखाते हो एक्स, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहिए, इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। एफ इक्वल्स क्यू ई, और जो ई होगा बच्चों पॉइंट पी पर, ओ पी का वैल्यू आर मान लिया हूँ। तो सॉलिड स्फीयर का ये फार्मूला रिवाइज करा चुका हूँ कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला होता है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यही होता है। अच्छा, इसको मैंने वेरिएबल माना है, टेक्स्ट डबल डॉट भी वेरिएबल हुआ, टी तो वेरिएबल होता ही है, तो मोशन के दौरान ये सारे वेरिएबल्स हुए। एट टी इक्वल्स टी, एक्स इक्वल्स एक्स, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्स डबल डॉट इक्वल्स एक्स डबल डॉट। At t equals t, the net restoring force acting on minus q. If r equals minus fe cos theta, got it? सिखा चुका हूँ बच्चों। यहाँ से fe की वैल्यू उठा लो, यहाँ ला के रखो, cos थीटा की वैल्यू उठा के देखो fe की वैल्यू रख दी है। cos थीटा ट्रायंगल से निकालोगे तो x बाई आर आएगा। जरा डायग्राम में cos थीटा देख लो बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होएगा, बेस तो x हुआ और ये स्मॉल आर हुआ, ये हो गया x बाई आर, इसलिए मैंने cos थीटा को x बाई आर लिखा है। इज इट बच्चों? आप देखोगे कि स्मॉल आर कैंसिल होने जा रहा है, फिर ये पूरा कांस्टेंट बचेगा, फिर x बचेगा। कांस्टेंट को ब्रैकेट में लिख डाला, x को बाहर निकाल डाला, लेफ्ट साइड में इतना है, फिर इसको बाई तरफ ट्रांसफ़र कर डाला, ये प्लस हो गया, फिर मास से डिवाइड कर डाला, मास से डिवाइड कर डाला, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ कैंसिल आउट होगा। प्यारे बच्चों देख सकते हो कि पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। तो जब हम लोग इस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो जाएगा, एसएचएम प्रूव हो जाएगा। तो आपने रियलाइज़ किया कि पार्टिकल का मोशन एसएचएम होगा, लेकिन आपने भी रियलाइज़ किया कि इस बार हमने एक्स पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाया, इसको वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज कैसा कुछ कोई लिमिटेशन नहीं लगाया। हम इन टनल के अंदर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हर हाल में मिलेगा और पार्टिकल तुम्हारा एसएचएम करेगा। इसका वेरी स्मॉल या लार्ज होना ज़रूरी नहीं है, बस पार्टिकल टनल के अंदर रिलीज होना ज़रूरी है। कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इतना मिलेगा, रूट ले लोगे तो ओमेगा आ जाएगा, इतना आएगा। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, दिस इज कॉल्ड 2 पाई बाई कैपिटल टी। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव दिस, टी की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड तो आ गया। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू 1/t होती है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा। प्यारे बच्चों देखो ये टी आ गया, और इस बार एक्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इन टनल के अंदर ही कहीं पे छोड़ना जरूरी है, टनल के बाहर नहीं। इज इट? वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन आपको डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक में दिख जाएगा, इरडो में भी दिख जाएगा, और जे एडवांस में बहुत पहले पूछा हुआ है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन बिलो, an electric dipole is slightly displaced from the stable equilibrium position and released. Ignore the gravity and friction. Find the time period of small oscillation. बच्चे इस बार फिर से स्मॉल लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन प्रोवाइडेड वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पी वेक्टर है, अगर ये डाइपोल हॉरिजॉन्टल होता तो पी वेक्टर राइटवर्ड होता,
तो पी वेक्टर राइटवर्ड होता, पी के पैरेलल होता। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग है, राइटवर्ड है। जब पी और ई पैरेलल होंगे इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक टॉर्क जीरो होगा। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ाया गया पी क्रॉस ई। जब पी वेक्टर ई के पैरेलल होगा तो पी क्रॉस ई जीरो होगा, टॉर्क नहीं होगा। अच्छा ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इस पे राइटवर्ड फोर्स होगा। ये माइनस क्यू है, इस पे क्यू ई फोर्स लेफ्टवर्ड होगा। क्यू ई लेफ्टवर्ड क्यू ई राइटवर्ड दोनों बैलेंस हो जाएंगे। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। और आपको याद होगा कि डाइपोल की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई था। ओपन करने पर माइनस पी कॉस थीटा था। तो डाइपोल के इस पोजीशन पे थीटा तो जीरो आएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो इस पोजीशन में इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगा। और माइनस पी से कम इसकी एनर्जी होती नहीं। आई मीन यहाँ पे यू की वैल्यू मिनिमम होएगा। तो मिनिमम यू होएगा तो इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन में कहा गया कि ग्रेविटी नहीं लो, फ्रिक्शन नहीं लो, तो ये यहाँ पे ऐसे छोड़ दोगे तो रुका रहेगा। अब तुम एजेंट हो, इसको घुमाओ, वेरी स्लाइटली डिस्प्लेस करो एंटी क्लॉकवाइज। डिस्प्लेस करोगे तो पी वेक्टर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, डाइपोल इंक्लाइंड हो जाएगा। और जैसे ही छोड़ोगे उस पे इलेक्ट्रिक टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, वो क्लॉकवाइज आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे उसके एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो डाइपोल घूम के ऐसे हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा तो टॉर्क फिर से पलट जाएगा, इसलिए वो रुक जाएगा। तो जब आप देखोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो डाइपोल इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगा। कहते हैं कि जब कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेट करती है फ्री स्पेस में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से गुजरता है। ए भी स्मॉल एम, ए भी स्मॉल एम, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होएगा। इसका लेंथ मैंने 12 माना है, 12 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। उसके अबाउट इसका इस तरह से ऑसिलेशन होएगा। मैं डेरिवेशन पे आता हूँ, ये बातें थोड़ी समझानी ज़रूरी थी। प्यारे बच्चों, मैं मान लिया हूँ कि ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है, ये डाइपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ड्यूरिंग ऑसिलेशन एट अ सर्टेन मोमेंट डाइपोल यहाँ से गुजर रहा है, तो इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव मानेंगे। इन पी क्रॉस ई का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। पी क्रॉस ई उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क होगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस साइन से लिखा जाएगा। और पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड होगा पी साइन थीटा, तो टाउ आर को माइनस पी साइन थीटा लिखा जाएगा। डाइपोल का लेंथ मैंने 12 यहाँ पे दिखाया है, देख लो। अब आ जाओ डेरिवेशन पे। सबसे पहले बच्चों किसी मोमेंट पर वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। एट टी इक्वल्स टी, थीटा इक्वल्स थीटा, थीटा डबल डॉट इक्वल्स थीटा डबल डॉट, the net restoring torque acting on the dipole tau r equals minus p sin theta। आप बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ते हो, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो टाउ की वैल्यू आई अल्फा होती है। आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा को लिखते हैं थीटा डबल डॉट। आई मीन दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। मैंने अभी बताया कि डाइपोल जब कोई बॉडी फ्रीली स्पेस में रोटेट होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास होता है। इसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और अल्फा की जगह पे थीटा डबल डॉट, इसको रिपीट कर डाला। थीटा डबल डॉट इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों, अगर थीटा को वेरी स्मॉल मान लिया जाए तो मैथ में पढ़ाया जाता है कि थीटा इज लेस आर इक्वल टू 5 डिग्री, तो रेडियन में वेरी स्मॉल हो जाता है। जब रेडियन में ये वेरी स्मॉल हो जाएगा
तो मैथ में लिमिट पढ़ाते हैं बच्चों कि साइन थीटा की लिमिटिंग वैल्यू थीटा आती है, लेकिन ये लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा को रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाए। मान लो ये 0.01 रेडियन है। साइन ऑफ 0.01 रेडियन कैलकुलेटर से देखना 0.01 के आसपास ही आता है। ये एक्सप्रेशन डिग्री में काम नहीं करता है। यहाँ पे 5 डिग्री लिख दोगे तो ये 5 के बराबर नहीं होगा। साइन फंक्शन वैसे भी 1 से बड़ा होता है, ये रेडियन में ही वैलिड होता है। वैसे समझाने के लिए डिग्री का हेल्प लिया गया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन रेडियन में काम करता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन लगा दो कि थीटा लार्ज नहीं है, स्मॉल है और 5 डिग्री से छोटा है, तो साइन थीटा थीटा रेडियन में हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क का फार्मूला था, यहाँ पे आप खाली थीटा लिख डालो, इसको रिपीट कर डालो, आईसी से डिवाइड कर डालो, इसको बाईं तरफ ट्रांसफ़र कर डालो, कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है बच्चों, इसको ओमेगा स्क्वायर मानो। पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आईसी कांस्टेंट है। हाउएवर थीटा वेरिएबल है, थीटा डबल डॉट वेरिएबल है, इसको ओमेगा स्क्वायर मानो, लिख डालो। आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो रोटरी मोशन हो रहा है, रोटरी ऑसिलेशन, तो तुम्हारा जो एसएचएम का टाइप होगा वह एंगुलर एसएचएम होगा। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो गया तो तुम्हारे डाइपोल का मोशन एंगुलर एसएचएम होगा। लेकिन बच्चों, इसको अचीव करने के लिए मुझे ये कंडीशन लगानी पड़ी। अगर ये कंडीशन में नहीं लगाता तो साइन यहाँ से गायब नहीं होता, फिर साइन यहाँ पे दिखता, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलता, तो एसएचएम नहीं होता। ऑसिलेशन तब भी होता, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। तो थीटा स्मॉल होना ज़रूरी है, तभी जाके एसएचएम होगा। और अगर थीटा लार्ज हुआ, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री हुआ, तब मोशन विल बी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। बच्चों, कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, रूट ले लो, ओमेगा आ गया, ओमेगा को लिख डालो 2π/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2π√IC/P। आईसी की वैल्यू, डाइपोल को पार्टिकल समझो, देखो ये मास का पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। 12 को वेरी लार्ज मानो, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, वो बीचों बीच होगा, तो एक्सिस सेम का डिस्टेंस सेल हुआ, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हुआ, इसका भी ml² हुआ, दोनों का मिला के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml² हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है Q×12। बच्चों, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर डालो, IC को 2ml², P को Q×12, 2 को 2 से कट करो, L² को L से कट करो, इट कम्स आउट √ml/Q। इज इट? किस तरह से मैंने टाइम पीरियड डिराइव कर डाला। इन थीटा का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया बच्चों? ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन इरोडो में भी है, रेसनिक में भी है, डॉक्टर SC वर्मा की बुक में है, और ये क्वेश्चन JEE एडवांस में बहुत पहले पूछा था, और यार 5 साल के अंदर इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है JEE एडवांस में। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं इसका डेरिवेशन समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इतना पढ़ने के बजाय मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डायग्राम से समझो। प्यारे बच्चों, अगर इस पे चार्ज ना दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन न करा जाए, इसका मास सेम रहेगा, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K होएगा, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 होगा, नेचुरल लेंथ में टेंशन 0 होता है, इस पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पर फ्रिक्शनलेस माना गया है। इस बार ग्रेविटी लेना है, फ्रिक्शन नहीं लेना है, वह ग्रेविटी लेना है। तो बच्चों, mg फोर्स डाउनवर्ड आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आएगा,
दोनों बैलेंस हो जाएंगे, फ्रिक्शन जीरो होगा, टेंशन जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, रुका रहेगा। इसको कहते हैं मीन पोजीशन। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस ब्लॉक के लिए ये फर्स्ट मीन पोजीशन कहलाएगा, फर्स्ट मीन पोजीशन। एंड दिस इज व्हाट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसको मासलेस माना गया है। तो अगर इसको हल्का सा खींच कर छोड़ दिया जाए तो ये फर्स्ट मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन करेगा। और इसका टाइम पीरियड आपको रटा होगा T1 2π√m/k, फार्मूला आपको रटा है। SHM पढ़ाऊंगा तो डेरिवेशन भी सिखा दूंगा। लेकिन अगर इसको चार्ज प्लस Q दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया जाए, तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा। अब इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी वजह से QE आएगा राइट साइड में। जब QE लगेगा इस पे राइट साइड में, तो QE फोर्स इसको खींचेगा, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, इसमें भी टेंशन बढ़ेगा। अगर मैं इसको पकड़ लूं और धीरे धीरे इसको राइटवर्ड ले जाके कहीं पे छोड़ूं, ऐसी जगह छोड़ूं जहां पे वो फिर से रुक जाए, तो बच्चों उसको सेकेंड मीन पोजीशन कहेंगे। लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ोगे तो वो झटके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे अभी ऑसिलेट नहीं करवाना है, अभी मैं इसका सेकेंड मीन पोजीशन समझाना चाहता हूँ। इसको धीरे धीरे ले जाना होगा हाथ से पकड़ के, और एक ऐसी जगह पे छोड़ना होगा जहाँ पे वो रुक जाए। अगर वो रुक गया राइट साइड में, सो दैट शुड बी नोन एज सेकेंड मीन पोजीशन। तब तक स्प्रिंग का लेंथ बढ़ चुका होगा, माना कि उसका इंक्रीमेंट हो गया x0। तो बच्चों स्प्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे बाईं तरफ आएगा, क्या x0, इलेक्ट्रिक फोर्स दाहिनी तरफ आएगा QE। और अगर दोनों इक्वल हो गए, इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया। ऐसा N और mg ऐसे ऑलरेडी बैलेंस हैं, ये भी दोनों बैलेंस हो गए, फिर से नेट फोर्स जीरो। इसको कहेंगे सेकेंड मीन पोजीशन। लेकिन उसके लिए थोड़ा राइट साइड में ले जाना होगा, इसको बोलेंगे इनिशियल इलोंगेशन। अब बच्चों सेकेंड मीन पोजीशन से हल्का सा और खींचा जाए, हल्का सा, और छोड़ दिया जाए, तो सेकेंड मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। मुझे उसका टाइम पीरियड डिराइव करना है। फिलहाल मीन पोजीशन तो शिफ्ट हो गया, वो समझा दिया। अब टाइम पीरियड का डेरिवेशन देखो कैसे होता है। देखो मैंने इस डायग्राम में फर्स्ट मीन पोजीशन यहाँ दिखाया, नेचुरल लेंथ L0। सेकेंड मीन पोजीशन यहाँ दिखाया, तब तक स्प्रिंग का इलांगेशन x0 हो चुका था। यहाँ से हल्का सा खींचा और छोड़ा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। माना कि ऑसिलेशन शुरू हो चुका है, एंड ड्यूरिंग द ऑसिलेशन एट अ सर्टेन मोमेंट मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट सेकेंड मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x है। देन एट t इक्वल्स t, x इक्वल्स x, एंड x डबल डॉट इक्वल्स x डबल डॉट, दे आर वेरिएबल्स। बच्चों सिस्टम में केवल ब्लॉक को लूंगा, स्प्रिंग को नहीं लूंगा। सिस्टम में से ब्लॉक को लूंगा, और ब्लॉक पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाऊंगा। वर्टिकल तेन और mg हमेशा बैलेंस ही रहेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स में QE तो रहेगा, मगर स्प्रिंग का टोटल इलोंगेशन इस वक्त x0 प्लस x हो चुका है। तो बच्चों इस पर स्प्रिंग का टेंशन जो बाईं तरफ लगता है, वो इस बार k इंटू x0 प्लस x आएगा। ये आपको याद होगा कि ये दोनों इक्वल थे, और ये ज़्यादा हो गया, आमीन ये फोर्स QE से ज़्यादा हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट बाईं तरफ आएगा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। साइन नेगेटिव होगा, और वह इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ऑसिलेट कराने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी होता है। तो मैं आगे चलूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने से पहले फर्स्ट मीन पोजीशन के अराउंड उसका टाइम पीरियड इतना होता है, जो 11th में आप पढ़ चुके हो।
रटा हुआ है, इसको T1 मान लिया, इक्वेशन 1 लिख डाला। where K is stiffness constant of the spring in the second mean position, again sigma fx0, I mean kx naught equals QE, say equation 2, and during the oscillation of the block, these are variables, at t equals t, x equals x, x double dot equals x double dot, they are variables, define कर लिया। अब restoring force निकालने जा रहा हूँ। At t equals t, the net restoring force acting on the block, see the above figure, if r equals, बच्चों लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, इस फोर्स को माइनस में लिखा, राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ये राइटवर्ड था तो इसको प्लस में लिखा। तो बच्चों ऊपर इक्वेशन 2 जो बनाया हूँ वो ये बना है कि kx नॉट की वैल्यू QE के बराबर है, यहाँ से आएगा बच्चों माइनस kx नॉट, तो माइनस kx नॉट प्लस QE मिलके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस kx बचेगा, इतना ही बचेगा। इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस kx नॉट इसे कट जाएगा, बचेगा खाली माइनस kx, गॉट इट, and this is net force or restoring force. Then we are going to apply Newton's second law. Restoring force or net force equals mass into linear acceleration, किसका बच्चों, जिस पे फोर्स निकाले हो पार्टिकल का, ब्लॉक का, उसी का मास और उसी का एक्सेलरेशन। राइट साइड में आएगा माइनस kx, इसको ट्रांसफ़र कर डालो, प्लस हो गया, मास से डिवाइड कर डालो, यहाँ k/m हो गया, ऐसा कुछ मिलेगा। प्यारे बच्चों ये k/m एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको आप ओमेगा स्क्वायर लिख डालो। आप देख रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो गया, इज इट, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव हो गया तो कैटेसिस प्रूव हो गया, फिर कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू रूट लेने पर आएगी कि रूट k/m। थोड़ी देर के लिए मान लो कि टाइम पीरियड बदल गया तो इस बार ओमेगा को 2π/T2 लिख डालो, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन T2 इक्वल्स दिस, से इक्वेशन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों जो T2 आप निकाले हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि T1 के बराबर है, T1 भी तो इतना ही था, रेसिप्रोकेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगा, N2 आएगा 1/T2, दैट इज़ 1/2 पे रूट k/m। तो आपने रियलाइज़ किया कि T1 T2 बराबर है, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया है लेकिन टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। इसका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या हुआ, कंक्लूडिंग रिमार्क हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशंस के लिए, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 this is evident that T1 equals T2, that is after the electric field is switched on the block oscillates with the same frequency but with the shifted mean position। यही कंपटीशन के 4 ऑप्शन में एक जगह लिखा हुआ था जेई एडवांस में, इसको मैंने हाईलाइट किया, अच्छे समझ लो। द ब्लॉक ऑसिलेट्स with the same frequency but with the shifted mean position, got it। तो होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अब मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और आई होप आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ब्रीफ रिवीजन दिया था। जिस बच्चे का वीक है वो मैं मैकेनिक्स में उसको दोबारा से पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा। अभी मैंने ब्रीफ रिवीजन देकर काम चला दिया, और जिसको आता होगा उसने एंजॉय किया होगा, बाकी लोग रिवाइज करके पढ़ें। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लें, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बाद मेरे पास अभी भी न्यूमेरिकल की कलेक्शन है इस चैप्टर में। अभी मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं जो अभी तक नहीं हुआ। तो अगले एपिसोड में मैं आपको इसी चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल होगा।
वो आपको मैं समझा दूंगा, थोड़ा ब्रीफ रिवीजन दे दूंगा, समझ में आएगा, डरना मत। वो सब कॉम्पिटिशन्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और समझना ज़रूरी, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ कॉम्पिटिशन्स ही बचा हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।